बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो रिवायत से ज़रा हट के पंजाबी ज़ुबान में हम करेंगे और आज हमारे साथ एक गोट फार्मर मौजूद हैं, मियाँ ज़हूर साहब, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं और ग्रेड 20 से रिटायर्ड हुए हैं। उसके बाद इन्होंने गोट फार्मिंग का शौक़ किया है और एक बिजनेस मॉडल के तौर पे ये लेके चले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर फुरकान साहब, वेटनरी ऑफिसर। और हम बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये गोट फार्मिंग आप ग्रेड 20 से फिर आप रिटायर हुए, उसके बाद ये गोट फार्मिंग का आपका शौक कैसे डेवलप हुआ? मैं रिटायरमेंट से पहले ही मुझे पता था कि अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी 60 साल तो 60 साल के बाद रिटायर होना है और रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। तो ज़्यादातर हमारे शोबे के अंदर महकमा तालीम में जो लोग रिटायर होते हैं वो कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल ढूंढ लेते हैं, उसमें सर्विस करते हैं। तो ये मुझे नापसंद था। अल्लाह ताला ने कुछ ज़मीन दी हुई है, तो वालिदैन की तरफ से ये विरासत में है, तो ये फारग थी, इधर ठेके पे थी, तो मैंने पहले ही ये प्लान कर लिया था कि मैं जाके ज़मींदार करूँगा। तो मैंने अपने रिटायरमेंट से पहले ही इधर आके तो इसको आबाद किया है। इसमें ये अमरूद का बाग लगाया है, ये तकरीबन 24 एकड़ मेरा बाग है। उसके बाद मेरे देखा देखी मेरे जो कज़न्स हैं, जो अंकल्स हैं, उन्होंने भी अपने रकबे में बाग लगा दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन 80 एकड़ के करीब बाग जो है वो अमरूद का और मिठे का मौजूद है। मतलब आप सर्विस लाइफ गुजार के अब अपनी जड़ों की तरफ वापस आ? जी, अपनी जड़ों की तरफ, बिल्कुल अपने ओरिजिन की तरफ वापस आए हैं, जहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ था। और मेरी पैदाइश भी इसी जगह की है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं। अच्छा, उसके बाद जी बिल्कुल मैं इसको जारी रखता हूँ। उसके बाद ये प्रोजेक्ट मेरा बड़ा कामयाब हुआ, ये बात बिक गए। उसके बाद आप या तो ये है कि आप अपने मौत का इंतज़ार करें, ठीक है, रिटायर हो गए हैं, सर्विस कर ली है, तो अब मौत आएगी तो फिर ले जाएगी, या फिर ये है कि आप बिजी अपने आप को रखने के लिए कोई ना कोई काम बनाएं। तो मैंने फिर उसके बाद फिश फार्म बनाया। सही। मेरे पास तकरीबन इस वक्त जो है, पहले मेरे पास 54 एकड़ था, अब मेरे पास तकरीबन 34 एकड़ फिश फार्म भी है, उसमें भी काम कर रहा हूँ। और साथ मैंने ये बकरी का काम जो है वो शुरू किया। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो मैंने अभी बता दिया कि अपने आप को बिजी रखना, दूसरा ये कि बिजनेस मॉडल एक बना के उसको अगर सक्सेस मिलती है तो दूसरे लोग जो हैं वो उसको फॉलो करें, उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पे एक प्रोजेक्ट आ जाता है। जिस तरह ये मैंने अभी बताया, ये प्रोजेक्ट है, ये बड़ा कामयाब है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये भी कामयाब है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आपने कितनी बकरियों से कारोबार स्टार्ट किया, और दूसरा आपने बकरियां खरीदी कहाँ से? क्या आपने मंडी से डायरेक्ट खरीदी हैं या किसी फार्मर से? कहाँ से खरीदी हैं आपने? ये अयूब भाई हैं चन्नौर में, सर वो ये बिज़नेस करते हैं। उन्होंने मेरी मदद की है ये ख़रीदने में, और उन्होंने मुझे ख़रीद के ये बकरियाँ दी थी। और इनकी उम्र जब ये खरीदी गई थी तो 2 माह से लेके 4 माह के दरमियान थी। तो ये सारी पट्ठे थी। ये 1 साल हो गया मुझे उनसे लाए हुए। अच्छा, तो नाजरीन, जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं, ये टॉपिक मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस डाली हैं कि बकरियां जब हम खरीदें तो वो किस उम्र की होनी चाहिए। क्या वो पट्ठे 2, 3 या 4 महीने की होनी चाहिए? क्या वो प्रेग्नेंट जानवर होने चाहिए? या फिर अगर हम खरीद रहे हैं तो वो किस मौसम की बकरियां हमने खरीदनी है? तो इन्होंने पट्ठे खरीदी हैं, तो इनका एक्सपीरियंस हम पूछते हैं। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि पट्ठे ना खरीदें, तो इन्होंने पट्ठे खरीदी हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनका पट्ठे खरीदने के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा है? पट्ठे खरीदने की जो वजूहात थी इस तरह वीडियोस में या लोगों से बातचीत करके, वो ये थी कि ये नहीं पता कि जो बकरी आपने ली है वो गब्बन है, वो किस बकरे से गब्बन है, वो आके किस किस्म के बच्चे पैदा करेगी। तो इससे को अवॉइड करने के लिए कि हमारे पास थोड़ी सी अच्छी नस्ल आ जाए, बकरा जो है वो हम अपनी मर्ज़ी का ख़रीद के इसमें डाल दें, इसलिए मैंने पट्ठे खरीदी थी। लेकिन मेरा तजर्बा जो है वो इतना कामयाब नहीं रहा, क्योंकि ये 1 साल के बाद, 1 साल हो गया मुझे इनको ख़रीदे हुए, अभी ये इन्होंने बच्चे देने शुरू किए हैं। तो 1 साल का ख़र्चा सारा जो है वो इसके ऊपर पड़ गया है, और इनकी जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी ये बच्चे आए हैं, ये फिर आगे जाके 1 साल के बाद बिकेंगे, तो रिकवरी आप जो इन्वेस्टमेंट की है वो लेट हो चुकी है। तो सिंपल अल्फाज में मैं इस बात को क्लोज करता हूँ कि ये कह रहे हैं कि
जिस तरह बकरियां पट्ठे हम खरीदें तो 4-5 महीने की अगर हम पट खरीदें और वो पहली बार हीट पे आएगी तकरीबन 7 से 8 महीने पे, वो फिर एक अलग टॉपिक है कि पहले उसे पहली बार हीट पे क्रॉस करवाना है या नहीं करवाना। इन्होंने पहली बार क्रॉस करवाया, उसके बाद लोग अक्सर ये कहते हैं कि दोंदी जब वो अपना वजन सही तरह बढ़ा ले, हाइट बढ़ा ले, तब उसे पहली बार क्रॉस करवाना चाहिए। तो इन्होंने अभी पहले इनसे बात हो रही थी, तो इन्होंने पहली बार ही जब हीट पे आई तब क्रॉस करवाया और इनके बच्चे इन्होंने हासिल किए। इनका ये कहना है कि उनकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं हुआ। दूसरा सवाल इनसे करते हैं कि सीजनल ब्रीडिंग के हवाले से अक्सर मैं बात करता हूं कि हमें यूं करना चाहिए कि बकरियों को हम क्रॉस उस वक्त करवाएं, हम आगे 5 महीने का मौसम देख लें कि जब 5 महीने के 5 दिन बाद मौसम कैसा होगा, सर्दियां होंगी, गर्मियां, बहार होगी, खज़ां होगी, क्योंकि जब हम बच्चे हासिल करेंगे तो उनकी मैनेजमेंट पे मौसम का सबसे ज्यादा असर होता है। तो इनसे हम बात पूछते हैं कि इन्होंने जब बकरियां क्रॉस करवाई तो पहली बार जब बच्चे आए तो मौसम कैसा था और मैनेजमेंट इन्होंने कैसे की और नतीजा क्या निकला? मैंने जो खुद बकरियां क्रॉस करवाई हैं उनके बच्चे तो अभी आ रहे हैं, बड़े अच्छे मौसम में आ रहे हैं, वो सारे ठीक हैं। लेकिन जब बकरियां खरीदी थी उसमें कुछ बकरियां जो हैं वो पहले से गबन थी, उन्होंने बच्चे दिए आके जनवरी में, वो मेरा सक्सेसफुल नहीं था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा केयर की उनके लिए, अलहदा से क्लोज जो उनकी रेजिडेंसी हैं वो बनाई, लेकिन इसके बावजूद टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ और वो सर्दी से बच्चे जो है वो मेरे ज़ाया हुए। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में बच्चे नहीं लेने चाहिए बकरी के, तो थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए तो फिर लेने चाहिए। सही। अच्छा सर, और आपको ये जो 1 साल का दुरानिया रहा है गोट फार्मिंग का, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कौन कौन सी बीमारी का आपको सामना करना पड़ा है? और वैक्सीनेशन शेड्यूल के हवाले से भी हमें बताएं कि आपने कौन कौन सी वैक्सीन करवाई है? जी, वैक्सीन के हवाले से यह है कि जब मैं इसी मौसम में 1 साल पहले बकरियां लेके आया था तो आते ही इन पे ज़ुकाम का हमला हो गया, उसके बाद फिर इसको लूज मोशन का अटैक हो गया, उसके बाद फिर PPR इसके ऊपर आ गया, तो वहाँ पे मेरे तकरीबन 20 के करीब जानवर जो है वो सर्दियों में ही ज़ाया हो गए। उसके बाद बाकी फरवरी के बाद फिर तकरीबन ठीक हैं। उसके बाद इक्का दुक्का नुकसान होता रहता है, वो इन एक्सपीरियंस है मेरा कि बर वक्त डायग्नोसिस नहीं हो सकती, पता नहीं चल सकता कि बकरी बीमार है या नहीं है, तो जब ज़्यादा बीमार हो जाती है फिर पता चलता है। तो ये वजूहत हैं। तो वैक्सीन जो है वो उसके बाद लाने के बाद बाकायदगी से हम वैक्सीन करवाएं हैं, उसके बाद कोई ऐसी डिजीज़ नहीं आई जो कि मुतद्दी हो, जो फैलने वाली हो। तो इन्होंने बकरियां जो खरीदी हैं वो कहीं दूर दराज इलाके से खरीदी हैं और वहां से ट्रांसपोर्ट करके बकरियां अपने फार्म पे लेके आए हैं। तो काफ़ी सफ़र के बाद मैं अक्सर बात करता हूं ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस की, तो इनकी बकरियां जब आई हैं तो स्ट्रेस में थी और उसी वक्त उन्हें CCPP का, नमूनिया का, जिसकी अक्सर मैं बात करता हूँ, वैक्सीन करवाएं, उसका अटैक हुआ है। उसकी वजह से बकरियों को नमूनिया भी हुआ है और साथ में डायरिया भी हुआ। फिर ये सारी चैलेंज जो थे, इन्होंने बताया कि 20 बकरियां इनकी इसी तरह उनकी डेथ हुई। उसके बाद इन्होंने वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो फॉलो किया। तो वैक्सीन जो है वो 3 इसकी कोर वैक्सीन है। एक PPR की वैक्सीन है जो कि इनके फार्म पे डिजीज आई है, जानवर मरे हैं, उसके बाद इन्होंने वैक्सीन का शेड्यूल जो है वो फॉलो किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। दूसरी वैक्सीन जो है वो कंटेजियस कैप्राइन फ्लूरोनमोनिया की है और तीसरी वैक्सीन है ETV की। सर, ETV का भी अटैक हुआ है आपके? ETV का बज़ाहिर मुझे नहीं मालूम कि बच्चे वगैरह की डेथ हुई है? नहीं, बच्चों की डेथ हुई है। तीसरी वैक्सीन जो है वो ETV की है जो कि इनके पास PPR का और CCPP का अटैक हुआ है और जानवरों की डेथ 20 से 25 हुई है। तीसरी जो वैक्सीन है वो ETV की है, एंटेरोटॉक्सीमिया की, जो कि अक्सर बच्चों में ज्यादा आती है, तो उसकी वैक्सीन भी आप करवाएं। इस वक्त ये जो अक्टूबर का महीना गुजरा है या नवंबर के ही स्टार्ट में PPR और CCPP की वैक्सीन सरकारी हॉस्पिटल्स में भी मौजूद है, तो आप वहां से लेके भी करवा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट भी करवाएंगे तो भी तकरीबन एक बकरी की वैक्सीन की जो कास्ट है वो 50 से 60 रुपए पड़ती है आपको। लेकिन अगर वही जानवर बीमार हो जाए और एक जानवर की भी डेथ हो जाए, तकरीबन जो सारा मुनाफा आना होता है, फार्मर का मुनाफा, जो बच्चे होते हैं आगे, अगर 1-2 जानवर की भी डेथ हो जाए तो वो मुनाफा जो 3-4 महीने पीछे चला जाता है। तो इस वजह से ये जो वैक्सीन्स हैं वो सारी आप करवाएं, उनको फॉलो करें।
अच्छा सर, और हमें बताएं कि इस 1 साल के दौरानिया में आपने क्या चीज सीखी? क्या ये गोट फार्मिंग बिजनेस करना चाहिए? जरूर करना चाहिए अगर आपके पास जगह है रखने के लिए। और इसमें थोड़ी सी ये है कि अगर ये चल फिर आए दिन में, बेशक 1 घंटा चल फिर आए, तो ये ज़्यादा फ्रेश रहती हैं। एक्सरसाइज करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन अगर बांध के भी इनको रखें तो ऐसा कोई मसला मुझे तो टोटली चराई पर रखी हुई है या स्टॉल फीडिंग करवा रहे हैं? ये दोनों ही हैं मेरे पास। हाँ, यहाँ पे फीडिंग भी, चारा भी डालते हैं और शाम को वंडा भी डालते हैं और दिन को 2-3 घंटे 1 घंटा। चारे में आप क्या डाल रहे हैं? चारे में इस वक्त तो मेरे पास कमाद है और ज्वार है और नहीं है। लेकिन मैंने पहले लूसन काश्त किया था पिछले साल, तो वो पूरा साल मैं लूसन को डालता रहा। तो अब जो है वो दोबारा काश्त की है, वो तकरीबन 10-15 दिन लग जाएंगे। 10-15 दिन के लिए मुश्किल है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, तो ये था एक छोटा सा इंटरव्यू एक गोट फार्मर के साथ। तो उसमें काफ़ी पॉइंट्स जो निकाले हमने, वैक्सीन के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस के हवाले से, सीजनल ब्रीडिंग के हवाले से, फीडिंग प्लान के हवाले से। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक नया गोट फार्मर जब गोट फार्मिंग की तरफ आता है तो उसे इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। इसकी वजह से जब वो इन हो जाता है गोट फार्मिंग के अंदर, तो ये सारी छोटी छोटी बातें सीखते हुए उसे कम से कम 1 साल लग जाता है। तो बुजुर्ग यही कहते हैं कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो वो नुकसानात कर चुके हैं उनसे ही सीखना यही बेहतरी है, ताकि वो एक्सपीरियंस जो 1 साल 2 साल का नतीजा निकले हैं, अगर हम उन्हीं से सीख लें बजाय इसके कि 1 साल हम खुद पैसा भी ज़ाया करें और उसके बाद उन्हीं नतायज पे पहुंचें, तो बेहतर यही है कि जो ये बातें डिस्कस हुई हैं तो नए गोट फार्मर्स इन्हीं को फॉलो करें ताकि बिजनेस में वो जल्द से जल्द ग्रो करें। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।